हेलो दोस्तों। आइए हम सब स्टार्ट करते हैं। आज का नया टॉपिक है हम सबका होम रूल। होम रूलिंग आंदोलन से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, आइए इसको करते हुए आगे बढ़ते हैं। जितने भी चैप्टर होंगे, इससे पहले 4 वीडियो अपलोड हो चुका है। इससे पहले 4 वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुका है, जो कि इससे पहले होम रूलिंग आंदोलन से जस्ट पहले का जितने टॉपिक है सब क्लियर हो गया है 1885 से, समझिए यहाँ होम रूल आंदोलन तक आ गए हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका योगदान जो है होम रूलिंग लिंग की स्थापना में नहीं था? किसका नहीं था? टी एस अलकाट का नहीं था होम रूलिंग आंदोलन में। बाकी बाल गंगाधर तिलक का था, एनी बेसेंट का भी था, और एम सुब्रमण्यम अय्यर का भी सहयोग था। आइए डिटेल देखते हुए आगे बढ़ते हैं। एच एस अलकॉट होम रूलिंग से नहीं बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंध था। बाल गंगाधर तिलक ने जो ना अंग्रेज 1916 और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूलिंग आरंभ किया था, ठीक है। और एस सुब्रमण्यम अय्यर भी एनी बेसेंट के होम रूलिंग आंदोलन की स्थापना से संबंध है, थे इनका भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम में जो ना होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति की सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे? अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके प्रदर्शन कर सके किसमें? कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूलिंग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने की अच्छा मौका था। तिलक के समर्थक ने तो परंपरा ही बना दी, जिस पर कांग्रेस बहुत वर्षों तक टिकी रही। इनके समर्थकों ने लखनऊ अधिवेशन के लिए एक ट्रेन आरक्षित की, जिसे कुछ लोग कांग्रेस स्पेशल का नाम दिया तो कुछ लोग ने होम रूलिंग स्पेशल का। अरुणडेल ने लिंग के हर सदस्य से कहा था कि वह लखनऊ अधिवेशन का सदस्य बनने की हर संभव कोशिश करें। अधिवेशन की समाप्ति के तुरंत बाद उसी पंडाल में दोनों होम रूल लिंग की बैठक हुई, जिसमें लगभग 1000 प्रतिनिधि ने भाग लिया। कांग्रेस लिंग समझौते की सराहना की गई। तिलक तथा एनी बेसेंट की बैठक को संबोधित किया। तिलक और एनी बेसेंट ने बैठक को संबोधित किया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। होम होम रूलिंग आंदोलन जो है ना भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। क्योंकि इसने देश के सामने एक स्वशासन की ठोस योजना रखी। आइए, होम रूलिंग आंदोलन के दोनों नेताओं तिलक और एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज का अर्थ लगभग एक जैसा ही था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय, केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन एवं प्रशासन की अधिकाधिक व्यवस्था की जाए, जैसे गौरव द्वारा जो ना गौरव द्वारा शासित डोमिनियन दर्जा प्राप्त अन्य ब्रिटिश उपनिवेश में थी, यथा कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया में। इससे पहले कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजों के द्वारा ही उस पर शासन किया जा रहा था, पर उसे डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया गया था। आइए, उससे संबंधित क्वेश्चन हो गया। अब जो है ना गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको करते हुए आगे हम सब बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की? गांधी जी ना सामल दास कॉलेज भावनगर से पढ़ाई की थी, ठीक है। ये क्वेश्चन जब आया था ना 66 में, बहुत चर्चित प्रश्न था ये। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में अपनी शिक्षा का जिक्र करते हुए लिखा है कि मैंने अपनी शिक्षा की शुरुआत पोरबंदर की किसी पाठशाला से की, जहाँ से बड़ी मुश्किलें से थोड़े पढ़ाने सीख सका था। उसके परम उसके उपरांत 7 साल की उम्र में पिताजी ने राजकोट स्थानांतरण के कारण मैं यहाँ आया, मैंने हाई स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की। महात्मा गांधी अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से अपनी 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इसके उपरांत उन्होंने भावनगर स्थित श्यामल दास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन करवाया। उसके उपरांत उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से विधि विधि यानी लॉ की पढ़ाई पूरी की। उस समय सब लॉ ज़्यादा करता था, जिसके पास पैसा होता था लॉ का ही पढ़ाई करता। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो ना इसमें ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि उनका राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले है।
इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। महात्मा गांधी के द्वारा लिखित पुस्तक गोखले माई पॉलिटिकल गुरु में उन्होंने बताया कि गोपाल कृष्ण गोखले से मेरा गुरु और शिष्य वाला रिश्ता 1896 ईस्वी में बना था, किंतु इस रिश्ते की वास्तविक अनुभूति मुझे तब हुई जब 1902 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में मिला। उसके उपरांत यह रिश्ता बरकरार होता चला गया। वर्ष 1915 में भारत लौटने के उपरांत महात्मा गांधी ने भारत में अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत गोखले के मार्गदर्शन में की थी। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वोदय शब्द का प्रयोग जो है ना सर्वप्रथम जो है ना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, आइए। सर्वोदय संस्कृत के दो शब्द हैं, सर्व सर्व जिसका अर्थ होता है सबका, तथा उदय जिसका अर्थ होता है उत्थान, से मिला है सर्वोदय। ठीक है, सबका उत्थान, सर्व से सबका और उदय से उत्थान, सबका उत्थान। सर्वोदय शब्द का प्रयोग जो ना सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया और 1908 में जॉन रस्किन की पुस्तक अन टू दिस लास्ट ने अन टू दिस लास्ट के अनुवादन में इसका प्रयोग किया गया। और इसका उद्देश्य जो है सभी के अंदर जो स्वाधीनता और समानता की भावना का विकास करना था। नोट: डॉक्टर हीरालाल जैन और एन उपाध्याय द्वारा लिखित पुस्तक जो है ना महावीरा में हिज टाइम्स एंड फिलोसफी ऑफ लाइफ में लिखा है कि सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग समंत भद्र नामक जैन दार्शनिक ने लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। आगे चलकर गांधी जी ने इस शब्द को मजबूत आधार प्रदान कर इसे जन सामान्य के मध्य लोकप्रिय बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाए गए थे? ये जो है गुजरात के दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने वाले एक भारतीय मुसलमान गुजरात के व्यापारी दादा अब्दुल्ला ने गांधी जी का सामने मुकदमे को देखने यानी गांधी जी के सामने मुकदमे को देखने का प्रस्ताव रखा, जिसे गांधी जी ने स्वीकार किया तथा 1893 ईस्वी में वो दक्षिण अफ्रीका गए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? ये सविनय अवज्ञा का प्रयोग जो है ना चंपारण, ये सविनय अवज्ञा का प्रयोग इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जब चंपारण गांधी जी पहुंचे थे ना तो वहाँ के डीएम ने कहा था कि गांधी जी चले जाइए, उसने उसकी आज्ञा नहीं माना, उसे अवज्ञा किया, आज्ञा नहीं मान के अवज्ञा किया, इसीलिए बोल रहा है सविनय अवज्ञा, यानी विनय पूर्वक उसकी बातों को नहीं माना, इसीलिए ये यहीं से वो आया। सविनय अवज्ञा का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पे किया? प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया, चंपारण, इसीलिए। ठीक है, चंपारण इसीलिए नाम आता है। चंपारण आंदोलन 1917 भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। 19वीं सदी के आरंभ में बिहार के चंपारण में प्रचलित तिनकड्या पद्धति के विरोध स्वरूप इस सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया था। चंपारण सत्याग्रह के उपरांत गांधी जी ने इसका प्रयोग 1918 में अहमदाबाद की टोकन मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर छिड़े विवाद में हस्तक्षेप कर दिया और 1918 में गुजरात के खेरा में किसानों की नष्ट हुई फसलों के बावजूद ब्रिटिश सरकार द्वारा लगान में छूट न देने के कारण महात्मा गांधी ने खेरा सत्याग्रह का प्रारंभ किया 1918 में। ध्यान तब रहे कि महात्मा गांधी द्वारा जो रोलैक्ट सत्याग्रह का प्रारंभ 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित रोलैक्ट एक्ट के विरोध फलस्वरूप किया गया। 1919 में भी रोलैक्ट सत्याग्रह का प्रारंभ जो 1919 में, ये भी याद रखना, रोलैक्ट सत्याग्रह का प्रारंभ कब हुआ? 1919 में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह जो चंपारण था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया? ये बहुत फेमस क्वेश्चन, ये बिहार का एग्जाम हो और ये क्वेश्चन ना हो ऐसा हो नहीं सकता, बहुत बार हर एक एग्जाम में है। अफ्रीका से जनवरी 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले 1917 में किया। वर्ष 1916 में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उन्होंने चंपारण आने का आग्रह किया। चंपारण का मामला बहुत पुराना था। 19वीं सदी के समाप्त होते होते जर्मनी के रासायनिक
रंगों ने बाजार में नील का स्थान ले लिया। फलस्वरूप चंपारण के यूरोपीय बागान मालिक नील की खेती बंद करने के लिए विवश हो गए। किसान भी नकदी फसल नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे। गोरे बागान मालिक ने जो न किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैर कानूनी करारों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों ने इसी उत्पीड़न का विरोध गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था। यानी इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा और गांधी जी की ध्यान किसने आकर्षित की? राजकुमार शुक्ल ने। ये इसी क्वेश्चन को किसी तरह लपेट घुमा के पूछा जाता है बार बार, ठीक है। किसने यूरोपीय नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? बस देखते जाइए, क्वेश्चन का बस पूछने का भाव अलग अलग है, क्वेश्चन एक ही है। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? इसका भी आंसर वही हो जाएगा। चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी करने के लिए निर्णय लिया? राजकुमार शुक्ल। किसी भी तरह का क्वेश्चन घुमाए राजकुमार शुक्ल को ही मारना है। राजकुमार शुक्ल ने किस नेता को बिहार आने एवं उनके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया? ये हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन में नहीं है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। महात्मा गांधी महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका की वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली? चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी द्वारा जो न भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया गया? चंपारण में। बिहार का कौन सा स्थान जहाँ गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया? वो है चंपारण में। बिहार में चंपारण में किया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सबका है। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? ये महात्मा गांधी ही हो जाएंगे। चंपारण आंदोलन जो है मुख्यतः किसके विरोध में था? चंपारण आंदोलन जो है नकदी फसल के विरोध में न था। यानी कि नील की खेती को नकदी फसल में ही हम सब मानते हैं और है भी, इसीलिए। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? ये तिनकठिया से जुड़ा था। बिहार में तिनकटिया पद्धति नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग जो है ना अमानत रखा जाता था? ये हो जाएगा, ये 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर जो है नील की खेती करना अनिवार्य था। गांधी जी ने जो ना भारतीय राजनीति में प्रवेश किया कब? चंपारण आंदोलन से प्रवेश किया गांधी जी ने। महात्मा गांधी ने जो ना सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? वो है चंपारण में भाग लिया था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व जो है ना महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ था? चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ था? वह भारतीय सरकार और गांधी जी के बीच। भारतीय सरकार और गांधी जी। चंपारण कृषि कमेटी में नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ था? भारतीय सरकार और गांधी जी के बीच। वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती में तिनकटिया प्रथा में से पीड़ित किसानों की शिकायत की जांच के लिए बिहार एवं उड़ीसा के औपनिवेशिक प्रांतीय सरकार ने एक औपचारिक जांच समिति का गठन किया, जिसे प्राय चंपारण कृषि कमेटी या चंपारण कृषि जांच समिति कहा जाता है। इस समिति का गठन गांधी जी और तत्कालीन सरकार के बीच बने समझौते का परिणाम था। क्वेश्चन का पैटर्न अब बदल रहा है दोस्तों। यही क्वेश्चन देखिए अब कैसे पूछ रहा है। चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ? क्वेश्चन को घुराने के लिए भारतीय सरकार, राजकुमार शुक्ल। ये तो खैर ठीक है, छटा जाएगा। गांधी जी को छोड़ के दूसरा ऑप्शन तो चूज नहीं करेगा कोई। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? उन्होंने चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। चंपारण सत्याग्रह 1917 के समाधान के लिए ब्रिटिश सरकार ने चंपारण की कृषि स्थितियों की जांच करने के लिए जांच समिति नियुक्त की। गांधी जी को इस समिति के एक सदस्य के रूप में चुना गया। जांच समिति की सिफारिश पर आधार पर जो है ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1918 में चंपारण कृषि अधिनियम 1918 पारित किया। इस अधिनियम के अंतर्गत चंपारण कृषि समिति की स्थापना की।
महात्मा गांधी ने जो ना चंपारण सत्याग्रह के लिए कब कब अभियोग चलाया? ये 1917 में। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए अभियोग चलाया गया। गांधी जी ने सत्याग्रह पर पहला प्रयोग वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किया। एन जी रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। चंपारण सत्याग्रह के यानी चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? ध्यान रखना है, हो सकता है क्वेश्चन घुमा के पूछ दे। एन जी रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। एन जी रंगा ने विरोध किया था। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह कुछ वर्ष उपरांत गांधी जी के गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा का नाम से संबोधित किया और चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को महात्मा का नाम से संबोधित करने का उल्लेख है। किसी प्रमाणिक स्रोत में उपलब्ध नहीं होता है। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं? राजेंद्र प्रसाद था, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी था। कौन था? जयप्रकाश नारायण नहीं था। जयप्रकाश नारायण जो है ना भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से चर्चा में आए थे। चंपारण आंदोलन 1917 में गांधी जी के साथ राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि पारेख आदि थे। जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। 1917 के चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं है? कौन संबंधित नहीं है? ये अजय जेबी कृपलानी, अभी परे हम सब था, राजकुमार शुक्ल था, राजेंद्र प्रसाद था, इसमें राम बनोहर लोहिया नहीं होंगे। यदि नील की खेती करने से छूट छूट चाहते हैं तो नील के किसान कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? उसे तनाव कर देना पड़ता था। अगर नील की खेती नहीं करना तो उसे तवान कर देना पड़ता था। किसानों को अपनी जमीन में कम से कम 3/20 यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना और उन यूरोपीय मालिकों के द्वारा तय दामों पर उन्हें बेचना, यानी वो जो रेट लगाएंगे उसी दाम पे बेचना है उसी को, अंग्रेज को ही बेचना पड़ता था। इसे तिनकठिया पद्धति भी कहा जाता है। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता, जिससे तवान, अगर नील की खेती करना नहीं चाहते उसे तवान कर देना पड़ता था। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? वो हिस्सा लिया था औद्योगिक कर्मी ने। कौन हिस्सा लिया था? औद्योगिक कर्मी के द्वारा। आइए, चंपारण चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग 1918 में अहमदाबाद के एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में मिल मालिकों और मजदूरों के बीच बोनस बढ़ाने को लेकर चल रहे विवाद का हस्तक्षेप करना था। इस विवाद प्लेग बोनस को लेकर था। प्लेग बोनस का प्रकोप खत्म होने के बाद मालिक ने इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि मजदूर इसे बरकरार रखने की मांग करते थे। उन्हें उत्पादन, लगान, मुनाफा, मजदूरों के जीवन निर्वाह खर्च की गहराई गहराई से अध्ययन करने के बाद गांधी जी ने घोषणा की कि मजदूर के वेतन में 35% की वृद्धि की जानी चाहिए। मिल मालिकों द्वारा गठित ट्रिब्यूनल ने इसकी बात मान ली। 1918 में जन अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मत विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था? वह महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने हस्तक्षेप किया था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में जन महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? वह अहमदाबाद वह अहमदाबाद हड़ताल। अहमदाबाद मिल हड़ताल वर्ष 1918 के दौरान महात्मा गांधी ने पहली बार भारत में भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया था। अहमदाबाद मिल हड़ताल वर्ष 1918 के दौरान महात्मा गांधी ने पहली बार भारत में जो ना भूख हड़ताल के हथियार के रूप में प्रयोग किया था। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? वह प्रत्यक्ष रूप से बाइकॉम सत्याग्रह में भाग नहीं लिया था। बाइकॉम के मन, मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेरा में राजकोट सत्याग्रह था और सहयोग आंदोलन के नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था। स्वाधीनता स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? रे, रेवरेंड चार्ल्स एंड्रयूज। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे रेवरेंड चार्ल्स एंड्रयूज। ठीक है। चार्ल्स एंड्रयूज जो है ना चार्ल्स एंड्रयूज यानी दीनबंधु एंड्रू सेंट स्टीफेन कॉलेज यानी दिल्ली में प्राध्यापक थे। भारतीयों से इनका गहरा लगाव था और
हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रवींद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी ने उनके घनिष्ठ संबंध थे। सी एफ एंड्रयूज के जीवनीकार बनारसी दास चतुर्वेदी और मार्जरी साइकस साइकस ने अपनी पुस्तक चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज ए नैरेटिव में उल्लेख किया कि सी एफ एंड्रयूज दीनबंधु सी एच एंड्रयूज दीनबंधु गरीबों का मित्र उपनाम सर्वप्रथम 1917 में फिजी के भारतीयों द्वारा दिया गया। एंड्रयूज वर्ष 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी के साथ लंदन गए। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई? ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? वह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा किया? महात्मा गांधी के द्वारा। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा जन ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की गई। पहले इस संगठन का नाम अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ, बाद में इसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। ब्रिटिश की भर्ती सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसे किसने प्राप्त किया? वह महात्मा गांधी ने। ब्रिटिश की भर्ती यानी ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण प्राप्त हुआ। गांधी जी को ब्रिटिश सार्जेंट की उपाधि दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी ने जन भारत में ब्रिटिश सरकार का सहयोग करने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्हें यह उम्मीद थी कि प्रथम विश्व युद्ध में समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार भारतीयों को स्वशासन का अधिकार प्रदान करेगी। इसी सहयोग के कारण उन्हें ब्रिटिश की भर्ती सर्जन कहा गया। ब्रिटिश का भर्ती सर्जन कहा गया। किसान आंदोलन एवं विकास। किसान आंदोलन एवं विकास से संबंधित अब प्रश्न पे हम सब आ गए हैं। बस आप सबको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आइए इससे संबंधित क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ते हैं। 1875 में दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? यह महाजनों के उच्च द्वारा जन ऊंचा ब्याज दर। 1875 के दक्कन दंगों में इसका जो कारण था, महाजनों के द्वारा जो ना ब्याज दर बहुत हाई कर दिया गया था। 1875 के दक्कन विद्रोह के अनेक कारण थे, जैसे महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर, कृषकों के अस्थायी रूप से कर्जदार होना, भू राजस्व की ऊंची ब्याज दर, कृषकों की अशिक्षा और गरीबी के कारण उनके खेत घर आदि को गिरवी रखकर ऋण ऋण पत्र पर उनसे जो हस्ताक्षर करवाना और न्याय व्यवस्था की जटिल और खर्चीली प्रणाली के कारण किसानों का अपने हितों की रक्षा करने में विफलता। बिहार लोकसभा आयोग ने इसका आंसर बी को माना है, ठीक है। बिहार लोकसभा आयोग जिसको माने वही हम सबको भी मानना है दोस्तों, अपना दिमाग नहीं लगाना है। किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जो है एका आंदोलन चलाया गया था? एका आंदोलन जो है ना चलाया गया था अवध में। किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था? एका आंदोलन अवध में चलाया गया था। वर्ष 1921-22 में अवध के किसानों ने एका एका नाम से आंदोलन चलाया। यह आंदोलन हरदोई, बहराइच, बाराबंकी और सीतापुर क्षेत्र में केंद्रित था। एका आंदोलन के प्रमुख नेता जो ना मदारी पासी था। अवध अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य जो है लगान का जो नगद में परिवर्तन। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तन। लगान का जो नगद में परिवर्तन। एका आंदोलन 1921-22 के नेतृत्व मदारी पासी ने किया था। इस आंदोलन की गतिविधि के मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबंकी, बहराइच तथा सीतापुर थे। किसानों की मुख्य शिकायतें लगान बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। किसानों से जो है ना 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था। जमींदारों के गुर्गे यानी ठेकेदार जो है किसानों को प्रताड़ित करते थे। एका आंदोलन का जो है ना राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था। फलस्वरूप राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग थलग पड़ गए।
और आंदोलन ने दूसरी राह पकड़ ली। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया, बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग थी बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नकद में रूपांतरण किया जाए। बढ़ती महंगाई के कारण लगान का जो नकद में रूपांतरण किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों के द्वारा जो ना प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। किसानों के द्वारा जो ना प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था नाई धोबी बंद, यानी नाई और धोबी बंद, काम बंद कर दिया था। सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों के द्वारा जो ना प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नाई धोबी को बोला गया था ना किसी का बाल काटना है, अंग्रेजों का किसी का क्या, अंग्रेजों का ना बाल काटना है, धोबी को ना कपड़ा साफ करना है, जो भी है ये आंदोलन प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था किसानों के द्वारा। वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। अवध के प्रतापगढ़ जिले के एक जागीर जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। झुमरी सिंह और दुर्गा पाल सिंह ने अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्द ही आंदोलन का एक नया चेहरा उभरा, बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन के बागडोर ही नहीं संभाली, अपितु अपितु उसे और मजबूत और जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र यानी मूल नाम जो है ना श्रीधर बलवंत जोधु जोधपुरकर का जन्म जन ग्वालियर के एक छोटे से गांव के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कुछ स्रोतों के अनुसार उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। 1920 के मध्य में एक किसान नेता के रूप में उभरे और उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उनके संगठन के अद्भुत क्षमता थी। 1920 में इनके प्रयासों से प्रतापगढ़ में जन अवध किसान सभा का गठन हुआ। प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ 1920 में। इनमें से कौन जो है बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे, किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे, बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे, राजेंद्र प्रसाद होगा, क्योंकि वो खुद बिहार से थे। राजेंद्र प्रसाद बिहार में जो है किसान आंदोलन से जुड़े और बिहार में गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान महात्मा गांधी के साथ जुड़े और सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में जो है खाद्य एवं कृषि मंत्री और संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और संविधान लागू होने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। किसान नेता मोतीलाल तेज किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित थे। किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित थे किससे, आइए देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित थे मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित थे मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। किसान नेता मोतीलाल तेजावत जो मेवाड़ क्षेत्र के भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित थे। उन्होंने बनवासी संघ की स्थापना तथा 1920 में दशक में इसी आंदोलन का नेतृत्व किया था। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, यह स्वामी सजानंद की था। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था, स्वामी सजानंद के द्वारा। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के लड़ाकू लड़ाकू संस्थापक स्वामी सदानंद सरस्वती इनके अध्यक्ष और आंध्र में किसान आंदोलन के अगुवा तथा कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान एन जी रंगा महासचिव चुने गए। भोजपुर के कांग्रेस सत्र के साथ जन अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता एन जी रंगा ने किया। इसका अध्यक्षता एन जी रंगा ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर का, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया, 1936 में। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन 1936 में किया गया। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया, स्वामी सदानंद सरस्वती को। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष स्वामी सदानंद सरस्वती को चुना गया। वह कौन सा जगह था जहाँ अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ, कहाँ है, लखनऊ में। लखनऊ में जो ना भारतीय किसान यहाँ अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ लखनऊ में और अध्यक्ष स्वामी स्वामी सदानंद सरस्वती को चुना गया 1936 में, याद रखना है। बस निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया, वह है जवाहरलाल नेहरू। किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया, जवाहरलाल नेहरू ने। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 जवाहरलाल नेहरू ने भी संबोधित किया था। इसी अधिवेशन में स्वामी सदानंद सरस्वती को इस सभा का अध्यक्ष एवं एन जी रंगा को महासचिव बनाया था। एन जी रंगा को महासचिव और स्वामी सदानंद सरस्वती को अध्यक्ष बनाया था। स्वामी सदानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया, उसकी मृत्यु से ठीक पहले।
यानी स्वामी दयानंद सहजानंद सरस्वती के द्वारा भूमि जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। उनकी मृत्यु के ठीक पहले अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में किया गया। स्वामी सदानंद सरस्वती इसके प्रथम अध्यक्ष एवं एन जी रंगा इसके महासचिव चुने गए। वर्ष 1949 में मृत्यु के कुछ समय पूर्व सदानंद ने ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा का गठन किया। यानी ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा का गठन किया था। इस संगठन की मूलभूत मांग थी भूमि जलमार्ग ऊर्जा संपत्ति के सभी स्रोतों का राष्ट्रीयकरण करना। ठीक है। और शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में प्राप्त हुआ। गुजरात के सूरत जिले में स्थित बारदोली वर्ष 1928 के बाद राजनीतिक गतिविधि का केंद्र बन गया। बारदोली के मेहता बंधुओं कल्याण जी और कुंवर जी तथा दयाल जी देसाई ने किसानों के समर्थन में वर्ष 1928 से आंदोलन चलाया। बाद में इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। पटेल के नेतृत्व में 1928 में कोई कई बार यानी शराबबंदी आंदोलन चलाया गया। गंतव्य है कि कर कर न अदायगी यानी शराबबंदी का आंदोलन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान वर्ष 1922 के बारदोली से चलाने का विचार बनाया था, लेकिन चौड़ी चौरा घटना के कारण यह योजना स्थगित हुई। बिहार लोक सेवा आयोग ने त्रुटिवश शराबबंदी आंदोलन कर न अदायगी की तिथि 1928 के स्थान पर 1922 लिखा गया। 1922 लिखा गया। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? ये वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? ये वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया गया था। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पीठ पर तुलसीदास रामायण की प्रति लेकर आया था, जिसे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था या सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह कौन है? बाबा रामचंद्र के बारे में चर्चा हो रही है। आइए, अक्टूबर 1920 में बाबा रामचंद्र के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का औपचारिक रूप से गठन किया गया। प्रश्न में दिया गया कथन बाबा रामचंद्र के संदर्भ में जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद भारत आए और एक सन्यासी के रूप में जीवन यापन करने लगे। अब संबंधित है ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। ठीक है। ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे हम सब करते हैं। आइए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ की कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920। एन एम जोशी जोसेफ बपिस्टा लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को हुई। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बपिस्टा और महासचिव दीवान चमनलाल बजाज थे। इस संगठन का प्रथम विभाजन वर्ष 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ। इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? ये 1920 में हुआ। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन 1920 में हुआ। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय था अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। के ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? 1926 से 39। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से 39। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय 1926 से 39 तक माना जाता है। इस दौरान अमन राय मुजफ्फर अहमद श्रीपाद ये डांगे शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना क्रमशः सबसे करीबी वर्ष को पहचानिए। यह है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी 1925 और स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925। ये दोनों का करीबी है। भारत
की कम्युनिस्ट पार्टी 1925 और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना भी 1925। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में क्रमशः, यानी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कानपुर में हुई है। ये क्वेश्चन भी बना था। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कानपुर में हुआ था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना नागपुर में हुआ था। ये दोनों, पर दोनों का स्थापना हुआ था 1925 में। ये याद रखना कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में कहाँ पे, कानपुर में, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 कहाँ पे, नागपुर में। कम्युनिस्ट कानपुर कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन है? ये एम एन राय है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन है? एम एन राय। आइए, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, जिसे थर्ड इंटरनेशनल के नाम से जाना जाता है, की स्थापना 1925 सॉरी 1919 के मॉस्को में की गई थी। कॉमिनट कॉर्मिंटर्न कॉर्मिंटर्न के निर्माण में व्लादिमीर इलियच उलियानोव और रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक की मुख्य भूमिका रही। एम एन राय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने, और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे एम एन राय। आइए हम सब अब रोलैक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 से संबंधित प्रश्न को करते हैं, जितने भी बीपीएससी के एग्जाम में आए हैं। रोलैक्ट एक्ट भारत में लागू किया गया था। रोलैक्ट एक्ट भारत में लागू किया गया था कब? 1919 में। ठीक है। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधि को कुचलने के लिए सरकार ने 1917 में न्यायाधीश सिडनी रोलैक्ट की अध्यक्षता में, रोलैक्ट एक्ट जो आया कैसे आया देखिए, 1917 के न्यायाधीश सिडनी रोलैक्ट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रोलैक्ट एक्ट के नाम से जाना गया। रोलैक्ट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे वह जब चाहे बिना मुकदमा चलाए अधिकतम 2 वर्ष तक जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। ठीक है। रोलैक्ट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना। रोलैक्ट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका क्या लक्ष्य था? व्यक्ति की अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता को सीमित करना, व्यक्ति को जो स्वतंत्रता है उसको समाप्त करना। मार्च 1919 के केंद्रीय विधान परिषद के पास हुआ विधेयक रोलैक्ट एक्ट के नाम से जाना गया, जिसके अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे तब चाहे बिना मुकदमा चलाए अधिकतम 2 वर्ष तक जेल में बंद रख सकती थी। इस कानून द्वारा जो ना व्यक्तिक स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था? वह रोलैक्ट एक्ट। रोलैक्ट एक्ट को मार्च 1919 में पारित किया गया था, परंतु रोलैक्ट एक्ट के बीज 1915 में बोए गए, जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उपनिवेश यानी विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए दमनकारी भारत रक्षा अधिनियम लागू किया गया। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? यह रोलैक्ट सत्याग्रह। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? वह रोलैक्ट सत्याग्रह। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम रोलैक्ट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह था। रोलैक्ट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया था, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को जो है ना देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया, और जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्वक जनसभा और ब्रिगेडियर जनरल तथा जनरल डायल ने निशंक नरसंहार कराया था। 13 अप्रैल को ही बहुत नरसंहार कराया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ 13 अप्रैल 1919 को। वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास संबंधित है जलियांवाला बाग त्रासदी से। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? क्योंकि जो ना किचलू और सत्यपाल को बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए जमा हुए थे लोग।
रॉलेट एक्ट के बढ़ते विरोध को देखते हुए सरकार ने गांधी जी तथा कुछ अन्य नेताओं को पंजाब में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे वहां की जनता आक्रोश भर गई। वह आक्रोश तब बढ़ गया जब पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी और रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए लोगों ने जन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया। इसी बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण सभा में ब्रिगेडियर जनरल डायर ने नृशंस नरसंहार करवाया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है ना अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी? उन्होंने जो ना जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार के हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश क्राउन द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि को लौटा दी। टैगोर ने कहा कि समय आ गया जब सम्मान के तमगे अपना तग जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके के संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। आइए खिलाफत आंदोलन पे आ गए हम सबका चैप्टर आ गया खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं करते हुए आगे बढ़ते हैं। आइए पहला क्वेश्चन है, किसने खिलाफत आंदोलन को जो हिंदू और मुसलमानों की एकता को एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्ष में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? यह है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने यह अवसर देखा। 23 से 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ, जिसके अध्यक्ष 24 नवंबर को गांधी जी थे और दिसंबर 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला। जब कांग्रेस ने बड़ी सावधानी से धार्मिक मामलों से स्वयं को पृथक रखा, किंतु खिलाफत आंदोलन शुरू होने के बाद गांधी जी ने उन्हें अनुभव किया कि हिंदू मुस्लिम की एकजुट करने का स्वर्णिम अवसर है, जो आगे 100 वर्ष में प्राप्त नहीं हो सकता। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा, जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया, वह किस शहर में हुआ था? यह इलाहाबाद में हुआ था। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा, जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया, वह शहर था इलाहाबाद। गांधी जी ने वर्ष 1920 में खिलाफत कमेटी की अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दी। जून 1920 के खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद यानी प्रयागराज में इस सलाह को स्वीकार किया और गांधी जी के आंदोलन का नेतृत्व करने का अधिकार सौंपा। सितंबर 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हुए कांग्रेस के विशेष 1920 के कलकत्ता में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन के समर्थन क्यों किया? महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन इसीलिए किया क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य की विभाजन करने के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। 23 से 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन से 24 नवंबर 1919 को गांधी जी ने इस सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया और दिसंबर 1919 में दिसंबर दिसंबर 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन से खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के एक ऐसे स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा जो आगे 100 वर्षों में भी नहीं प्राप्त हो सकता। तदनुसार उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन में भारतीय मुसलमानों को सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। किस घटना को जन खिलाफत आंदोलन के लिए जन उत्प्रेरक का काम किया? यह वर्साय का संधि। किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया? वह वर्साय की संधि। खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया वर्साय का संधि जो हुआ ना, ये खिलाफत आंदोलन और उग्र हो गया। खिलाफत आंदोलन का तत्कालीन मुद्दा प्रथम विश्व युद्ध के बाद ओटोमन साम्राज्य पर कठोर शांति शर्तें लगाए जाने की आशंका और मुस्लिम जगत में सम्मानित खलीफा के पद और उसके अधिकारों की रक्षा था। इसी संदर्भ में बम्बई में मार्च 1919 में खिलाफत समिति बनाई गई। खिलाफत के समर्थन में मुसलमानों का विश्वास था कि ओटोमन साम्राज्य के साथ मित्र राष्ट्र द्वारा नरमी बरती जाएगी,
लेकिन जर्मनी के साथ जून 1919 में मित्र राष्ट्रों द्वारा की गई वर्साई के अपमानजनक संधि ने इनका भ्रम तोड़ दिया और भारत में खिलाफत आंदोलन तीव्र हो गया ताकि तुर्की के पवित्र स्थान और खलीफा के पद की रक्षा की जा सके। हालांकि वर्साई की संधि का सीधा संबंध ओटोमन साम्राज्य से नहीं था, किंतु इसने भारत में खलीफा के पद और ओटोमन साम्राज्य के भविष्य को लेकर भारत में खिलाफत आंदोलन को प्रभावित प्रभावित किया। आइए, असहयोग आंदोलन आ गए हम सब। अब हम सबका चैप्टर आ गया असहयोग आंदोलन। अब असहयोग आंदोलन मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे प्रश्न आने की प्रबल संभावना होती है कोई भी एग्जाम हो। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ? यह बिहार और बंगाल। ये भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ? बिहार और बंगाल में। आइए देखिए, भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण बिहार और बंगाल में घटित हुआ। ठीक है, बंगाल और बिहार में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? यह 1920 से 22 तक चला। आइए, सितंबर सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पास हुए असहयोग संबंधी प्रस्ताव। दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन को औपचारिक शुरुआत हुई। गांधी जी असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? गांधी जी ने 1920 में प्रारंभ किया। किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? यह चौड़ी चौड़ा जब हो गया था ना 5 फरवरी को, उस चौड़ी चौड़ी चौरा उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिले के एक कस्बा है जहाँ 4 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों की भीड़ ने ब्रिटिश शासन की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी। चौड़ी चौरा शहीद स्मारक के अनुसार चौड़ी चौरा में हुए दुर्घटना में कुल 23 पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी ने इस घटना की निंदा की और गांधी जी ने इस घटना को हिमालय जैसी भूल की संज्ञा दी। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक को आंदोलन को जनस्थगित करने का निर्णय लिया गया। आंदोलन समाप्त करने के अपने निर्णय के बारे में गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा है कि आंदोलन हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान यानी हर एक नियंत्रणापूर्ण बहिष्कार यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हूँ। किस घटना के कारण गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? यह चौड़ी चौरा। असहयोग आंदोलन निलंबित किया गया था कब? 1922 में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? वर्ष 1921 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। सही नहीं, यही तो गलत। 1922 में गिरफ्तार किया गया था, इसलिए सही नहीं है, तो पहला ही सही नहीं है। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने जाना असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया, ये सही है। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, ये भी सही है। फिर आइए, ये गलत है दोस्तों, इसीलिए ये सही होगा। असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को हुई और 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के कारण 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। यानी कि 5 फरवरी को चौरी चौरा हुआ और 12 फरवरी को गांधी जी जन बारदोली गुजरात, यानी 12 फरवरी को बारदोली गुजरात से आंदोलन को वापस ले लिया गया गांधी जी के द्वारा 12 फरवरी। आइए, इसके पश्चात 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी को गिरफ्तार कब किया गया? 10 मार्च 1922 को, ये भी याद रखिए। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का इंगित कीजिए। स्थगन के कारण क्या क्या है ये जानना है। चौड़ी चौरा पुलिस गोलीकांड से उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, ये भी सही है। और गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, ये भी। गांधी जी की गिरफ्तारी, ये भी सही, सब सही है। 4 फरवरी 1922 को चौड़ी चौरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफत का एक जुलूस निकला। कुछ पुलिस वालों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। परिणाम स्वरूप जुलूस में शामिल एक जत्थे ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस ने गोली चलाई, फलस्वरूप भीड़ उत्तेजित हो गई और पुलिस पर हमला बोल दिया। सिपाही भागकर थाने घुसे और ये भीड़ ने थाने में आग लगा दी। इस घटना की खबर मिलने के उपरांत गांधी जी ने आंदोलन को वापस लेने का निश्चय लिया। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में आंदोलन को स्थगित किए जाने का निर्णय लिया गया। सरकार ने इस स्थिति का फायदा उठाकर 10 मार्च 1922 को उन्हें गिरफ्तार कर 18 मार्च 1922 को 6 वर्ष की सजा दी। 6 वर्ष की सजा दी।
फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से चौड़ा-चौड़ी किस राज्य में? चौड़ा-चौड़ी जो है ना उत्तर प्रदेश में। नगरों में जो है ना असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है। असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है। क्या आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया? ये सही है? ऐसा तो नहीं है। उच्च जाति और अमीरों ने ही भाग लिया होगा, यही गलत होगा हम लोग। अच्छा और मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा जो है ना काउंसिल को चुनाव में बहिष्कार किया गया। हजारों छात्रों ने सरकार नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया और प्रधानाध्यापक के शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया। सही नहीं है, 1-2 हो सकता है इसका आंसर। हाँ, 1-2, 1-2 सही है। 1-2 यानी कि सही नहीं है, सही नहीं है ये पूछ रहा था, इसलिए ये भी सही नहीं, ये भी सही नहीं, इसीलिए इसका आंसर ये दोनों होगा, ठीक है? ये सही है क्योंकि ये सही बात है, वो दोनों गलत। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई। इसमें हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया और प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने त्याग पत्र दे दिया। वकीलों ने अपने वकालत छोड़ दी। विदित हो कि आंदोलन में शहर एवं ग्रामीण दोनों ही पक्ष में लोग शामिल थे और और यह अब तक के स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। इस समय हुए काउंसिल के चुनाव में मद्रास के जस्टिस पार्टी ने भाग लिया और 63 सीट जीत ली। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, आइए देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, ये गलत है। और चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी असहयोग आंदोलन हाथ खींच लिया, ये सही है। गांधी जी ने अपना प्रथम सार्वजनिक भाषण नहीं दिया, ये भी सही है। पला गलत है, इसलिए पला सही हो। आइए, तो दोस्तों अब हम सब आ गए हैं स्वराज पार्टी के गठन, ठीक है? स्वराज पार्टी के गठन 1923 में। तो अब अच्छा ऊपर में है थोड़ा सा कुछ। असहयोग असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई और 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के कारण 4 फरवरी यहाँ है दोस्तों, 4 की जगह जो ना बहुत जगह 5 फरवरी भी होता है। 4 मिला तो ठीक है, 4 5 है, जो भी मिले एक को मारना है। चौड़ी 5 भी रहता है बहुत जगह। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के कारण 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस के वर्किंग कमेटी की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। इसके पश्चात 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। 10 मार्च 1922 को, ठीक है? गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, ये भी बात सही है। अब हम सबका टॉपिक आ गया है स्वराज पार्टी का गठन। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ, ठीक है? अब हम सब इस टॉपिक को जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बस यहाँ तक का वीडियो कैसा लगा फीडबैक कमेंट करके आप दे सकते हैं, सही गलत जो भी जैसा लगे आपको, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो सही लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा साथ में।